निशिता दौड़ती सी जब रेलवे स्टेशन पहुंची तो ट्रेन चलने को तैयार थी। बिना कुछ सोचे जो डब्बा सामने आया उसी में वह घुस गई। निशिता को अभी तक ट्रेन यात्रा करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। डब्बे के अंदर की बदबू से उसे मतली आ गई। भीड़ को देखते ही उसके होश उड़ गए। आपको कहाँ जाना है? एक काले कोट वाले व्यक्ति ने उसे पूछा। चौंक उठी निशिता। काले कोट वाला व्यक्ति रेलवे का टीटी था, जो निशिता को घबराए देखकर उतरते उतरते रुक गया था। अब वह बुरी तरह घबरा गई। रात का समय और उसे पता नहीं जाएगी कहाँ। उसे तो यह तक पता नहीं था कि ये गाड़ी जा कहाँ रही है। वह हैरान सी खड़ी रही। उसे डर लगा कि बिना टिकट के अपराध में ये उसे पुलिस के हाथों ना सौंप दे। बेटी, ये जनरल बोगी है, इसमें तुमको क्यों चढ़ गई? टीटी ने सहानुभूति से कहा। समय नहीं था अंकल, जाना जरूरी था तो मैं बिना सोचे समझे ही ये डब्बा सामने था तो चढ़ गई। समझा इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो। इंटरव्यू? निशिता को लगा कि यह शब्द इस समय के उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा के समान है। अंकल, जाना जरूरी था, गाड़ी ना छूट जाए इसलिए। गाड़ी छूटने में भी 10 मिनट का समय है। टीटी के साथ नीचे उतरकर निशिता ने पहले जोर जोर से सांस ली। रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन? मन ही मन निशिता घबराई। ये कैसे कराया जाता है? उसे यही नहीं पता तो क्या बताए। पहले कभी ट्रेन का सफ़र किया ही नहीं। छुट्टी होते ही पापा गाड़ी लेकर आते और इंदौर ले आते। छुट्टी के बाद अपनी गाड़ी से पापा उसे फिर हॉस्टल पहुंचा आते। जब मम्मी थी तब वह उनके साथ कभी शिमला मसूरी भी जाती तो अपनी ही कार से, और पापा 2-4 दिन में घूम घाम कर इंदौर लौट जाते। मम्मी के बाद पापा अकेले ही कार से उसे लेने आते और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद फिर छोड़ आते। ट्रेन के चक्कर में कभी पड़ी ही नहीं। 13 साल हो गए मम्मी का आना बंद हो गया, क्योंकि मम्मी पापा दोनों डाइवोर्स लेकर अलग हो गए हैं। कोर्ट ने आर्थिक सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए उसकी कस्टडी पापा को सौंप दी। वैसे मम्मी ने भी उसको साथ रखने का कोई आग्रह नहीं किया। मम्मी के भेजे ग्रीटिंग कार्ड्स व पत्रों से ही उसे पता चला कि उन्होंने शादी कर ली है और अब मेरठ में है। आज 13 साल से उसका जीवन एकदम हॉस्टल का है, क्योंकि गर्मी की लंबी छुट्टियों में स्कूल की ओर से कैंप की व्यवस्था की जाती है। वह वहीं चली जाती। उसे अच्छा भी लगता, क्योंकि दोस्तों के साथ निशिता खूब मौज मस्ती करती। पापा तो 1-2 महीने में आकर उससे मिल जाते, पर मम्मी नहीं। मम्मी के अलग होने के बाद घर का आकर्षण भी नहीं रहा, तो उसको कोई परेशानी भी नहीं हुई। पर इस बार कुछ अलग सा हो गया। क्या हुआ मैडम, रिजर्वेशन नहीं है क्या? ये सुनते ही निशिता अपने ख्यालों से जागी। जी अंकल, इतनी जल्दी थी कि क्या कोई इंटरव्यू है? जी जी अंकल। हाँ, मेरा भतीजा भी गया है। वह टिकट चेकर बोला। टाटा कंपनी में उसे इंटरव्यू देना है, पर वह तो सुबह की गाड़ी से निकल गया था। तुमको भी उसी से जाना चाहिए था। नई जगह, थोड़ा समय मिले तो अच्छा है, पर यह भी ठीक है। इंटरव्यू तो परसों है। जनरल बोगी में तुम नहीं जा पाओगी। सेकेंड एसी में 2-3 बर्थ खाली है, चलो वहाँ तुमको बर्थ दे देता हूँ। साफ सुथरे, ठंडे और भीड़ रही डब्बे में आकर निशिता ने चैन की सांस ली। नीचे की एक बर्थ दिखाकर टिकट चेकर ने कहा, ये 24 नंबर की बर्थ तुम्हारी है, मैं इसका टिकट बना रहा हूँ। पैसे लेकर उसने टिकट बना दिया। 4 बर्थों के कूपे में अपनी बर्थ पर वह फैल कर बैठ गई। तब निशिता के मन को भारी सुकून मिला था। अपनी बर्थ पर कंबल, चादर, तौलिया, तकिया रखा देख उसने बिस्तर ठीक किया। भूख लगी तो कूपे के दरवाजे पर खड़ी होकर वेंडर का इंतजार करने लगी। तभी हाथ में बाल्टी लिए एक वेंडर उधर से निकला तो उसने पानी की बोतल और एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और बर्थ पर बैठकर पीने लगी। वेंडर ने ही उसे बताया था कि ये ट्रेन बोकारो जा रही है। आरामदेह बर्थ मिल गई तो निशिता सोचने लगी, ये कौन कहता है संसार में निस्वार्थ सेवा, परोपकार, दया, सहानुभूति समाप्त हो गई है। भले ही कम हो गई हो, पर इन अच्छी भावनाओं ने अभी दम नहीं तोड़ा है, और इसलिए आज भी प्रकृति हरी भरी है, सुंदर है और मनुष्यों पर स्नेह बरसाती है। यदि सभी स्वार्थी, चालाक और गंदे सोच के लोग होते तो धरती पर यह खूबसूरत संसार समाप्त हो जाता। निशिता कोल्ड ड्रिंक पीकर लेट गई और चादर ओढ़कर आंखें बंद कर ली। इस एक सप्ताह में उसके साथ जो घटना घटी है उस पर विचार करने लगी। इस बार भी कैंप की पूरी व्यवस्था धनबाद के जंगलों में थी। कुछ समय हुंडुरू जलप्रपात के पास और शेष समय सारंडा में रहना था। स्कूल की छुट्टियां होने से पहले ही पैसे जमा हो गए थे। उसने भी अपना बैग लगा लिया था।
गर्मी की छुट्टियों का मज़ा लेने को कई छात्र तैयार थे कि अचानक प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया, क्योंकि वहाँ नक्सलवादियों का उपद्रव शुरू हो गया था और वे तमाम ट्रेनों को अपना निशाना बना रहे थे। ऐसे में भी किसी पर्यटन पार्टी को सरकार ने जंगल में जाने की इजाज़त नहीं दी। अब वह क्या करती? हॉस्टल बंद हो चुका था और ज़्यादातर छात्र अपने अपने घर जा चुके थे। जो छात्र कैंप में नहीं थे वे तो पहले ही अपने अपने घरों को जा चुके थे और अब कैंप वाले भी जा रहे थे। निशिता ने सोचा, इंदौर चली जाएगी। देहरादून से हर वक्त बस ट्रेन इंदौर के लिए मिल जाती है, इसलिए वह अपने आप घर जाकर पापा को सरप्राइज़ देगी। पापा भी ये देखकर खुश होंगे कि बेटी बड़ी व समझदार हो गई है, अब अकेले भी आ जा सकती है। और फिर पापा भी तो अकेले हैं, इस बार जाकर उनकी खूब सेवा करेगी, अच्छी अच्छी व्यंजन बनाकर खिलाएगी, उनको लेकर घूमने जाएगी, उनके लिए अपनी पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाएगी। संयोग से रास्ते में आकर उसकी बस खराब हो गई और ठीक होने में 3 घंटे लग गए। निशिता घर पहुंची तो रात के 10 बजे थे। उसने घंटी बजाई और पुलकित मन से सोच रही थी कि पापा उसे देखकर खुशी से उछल पड़ेंगे। एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में अभी 1 महीना पड़ा है, तब तक मस्ती ही मस्ती। दरवाज़ा पापा ने ही खोला। उसने सोचा था कि पापा उसे देखते ही खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें सहमा हुआ देखकर वह परेशान हो गई। तू, तेरा कैंप? भौचक पापा ने पूछा। बैग फेंक कर वह अपने पापा से लिपट गई, पर पापा की प्रतिक्रिया से उसे झटका लगा। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। तो इस तरह अचानक क्यों चली आई? निशिता को लगा मानो उसके पापा अंदर ही अंदर उसके आने से काँप रहे हो। उसने चौंक कर अपना मुंह उठाया और पापा को देखा तो वे उसे कहीं से भी बीमार नहीं लगे। सिल्क के गाउन में वे जच रहे थे। चेहरे पर स्वस्थ होने की आभा के साथ किसी बात की उलझन थी। निशिता ने बाहर से ही ड्राइंग रूम में नज़र दौड़ाई तो वह सजा धजा था। तो क्या उसके घर आने से पापा नाराज़ हो गए? पर क्यों? वे तो उसे बहुत प्यार करते हैं। पापा, हॉस्टल बंद हो गया, सारी लड़कियां अपने अपने घरों को चली गई, मैं अकेली वहाँ कैसे रहती? कैंटीन भी बंद था, खाती क्या? वो तुम्हारा कैंप? पैसे तो जमा कराया था, इस बार कैंप रद्द हो गया। जहाँ जाना था वहाँ नक्सलवादी उपद्रव मचा रहे हैं। प्रिया के घर जा सकती थी, कई बार पहले भी गई हो। प्रिया उसकी क्लासमेट के साथ ही रूममेट भी है और गढ़वाल के एक ज़मींदार की बेटी है। पापा, उसके चले जाने के बाद कैंप रद्द हुआ। उसके पापा ने अभी तक उसे अंदर आने को नहीं कहा था। बैग लेकर वह दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। वह खुद ही बैग घसीटकर अंदर चली आई। उसे आज पापा का व्यवहार बड़ा रहस्यमय लग रहा था। बेटी, यहाँ आने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती। निशिता ने आश्चर्य के साथ पापा को देखा। क्या बात है, खुश होने की जगह पापा नाराज़ लग रहे हैं। जब मुझे अपने ही घर आना था तो फ़ोन करके आपको क्या बताती? आपकी बात मैं समझ नहीं पा रही। पापा, क्या मेरे आने से आप खुश नहीं हैं? पापा असहाय से बोल उठे। ना ना, खुश हूँ। मैं अगर बाहर होता तो इसलिए फ़ोन की बात कही थी। पापा दरवाज़ा बंद करके अंदर आए। निशिता उनके गले से लगकर बोली, पापा, अब मैं रोज़ अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी। क्यों जी, खाना खाने क्यों नहीं आ रहे? सोनू सो जाएगा। ये कहते हुए एक औरत पर्दा हटाकर अंदर पैर रखते ही चौंक कर खड़ी हो गई। लगभग 38 साल की सुंदर औरत, साज श्रृंगार से और भी सुंदर लग रही थी। भड़कीली मैक्सी पहने थी। पापा जल्दी से हटकर अलग खड़े हो गए। सुषमा, ये मेरी बेटी निशिता है। बेटी? और इतनी बड़ी? पर तुमने तो कभी अपनी इस बेटी के बारे में मुझे नहीं बताया। पापा हकलाते हुए बोले, बताता, पर मुझे मौका नहीं मिला। ये हॉस्टल में रहती है, इस साल बीएससी की परीक्षा दी है। तो क्या अब इसे अपने साथ रहने को बुला लिया? उस औरत के शब्दों से नफरत टपक रही थी। निशिता ने अपने पैरों के नीचे से धरती हिलती हुई अनुभव की। नहीं नहीं, ये यहाँ कैसे रहेगी? पापा के चेहरे पर डर, घबराहट देख निशिता को उन पर दया आई। अब तक वह अपने पापा को बहुत बहादुर पुरुष समझा करती थी, पर सुषमा नाम की इस औरत के सामने पापा को मिमियाते देख निशिता को अंदर से भारी तकलीफ हो रही थी। उसने अपना बैग उठाया और सुषमा की तरफ बढ़कर बोली, सुनिए, मैं इनकी बेटी निशिता हूँ। पापा ने मुझे साथ रहने के लिए नहीं बुलाया। छुट्टियाँ थी तो मैं ही उनको बिना बिताए चली आई। असल में मुझे पता नहीं था कि यहाँ आप मेरी माँ के रूप में आ चुकी हैं। आप परेशान ना हो, मैं अभी चली जाती हूँ। पापा छटपटा उठे। मुझे लेकर उनके मन की पीड़ा चेहरे पर झलक आई। बोले, इतनी रात में तू कहाँ जाएगी?
चल मैं किसी होटल में तुझे छोड़कर आता हूँ। पापा आप जाकर खाना खाइए, मैं जाती हूँ, गुड नाइट। गेट से बाहर निकलते ही खाली ऑटो मिल गया, जिसे पकड़कर वह बस अड्डे आ गई, जहाँ से उसने मेरठ जाने की बस पकड़ ली। मेरठ तक का टिकट बनवाकर कोच की आरामदायक बर्थ पर बैठी तो निशिता को सोचने का समय मिला कि आगे उसे करना क्या है, उचित क्या है। निशिता को आज वह दिन याद आ रहा है जब उसने पापा का हाथ पकड़कर देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में कदम रखा था। फिर पापा जब हॉस्टल में उसे छोड़ लौटने लगे तो वो कितना रोई थी। उनके हर उठते कदम के साथ उसे उम्मीद होती कि वह दौड़कर लौट आएंगे और उसे गोद में उठाकर अपने साथ वापस ले जाएंगे। मम्मी भी आएंगी और उसे अपने सीने से लगा लेंगी, पर उन दोनों में से कोई नहीं आया और बढ़ते समय के साथ 5 साल की वह बच्ची अब 20 साल की नवयौवना बन गई। मम्मी नहीं आई, पर अब वही उनके पास जा रही है। पता नहीं वहाँ उसके लिए कैसे हालात प्रतीक्षा कर रहे हैं। मम्मी साल में 2 बार कार्ड भेजती थी, इसीलिए निशिता को उनका पता पूरी तरह याद था। घर खोजने में उसे कठिनाई नहीं हुई। ऑटो वाले ने आवास विकास कॉलोनी के ठीक 14 नंबर घर के सामने ले जाकर ऑटो रोका। मम्मी को MIG घर ठीक ठाक है, सामने छोटा सा लॉन भी है, दरवाजे पर गुलाब के फूल और पतली सी क्यारी में मौसमी फूल। गेट खोल अंदर पैर रखते ही निशिता के मन में पहला सवाल आया कि क्या मम्मी उसे पहचान पाएगी। 5 साल की बेटी कि कहीं कोई भी झलक क्या इस 20 वर्ष की युवती के शरीर में बची है। पापा तो 1-2 महीनों में मिल भी आते थे, उसे धीरे धीरे बढ़ते भी देखा है, पर मम्मी ने तो इन 13 सालों में उसे देखा ही नहीं। अब उसकी समझ में बात आई कि अपनी बेटी से मिलने के लिए पापा को ऑफिस के काम का बहाना क्यों बनाना पड़ता था। उस दिन पापा का हाथ पकड़े एक नन्ही बच्ची फ्रॉक में सुबक रही थी और आज जींस टॉप में वही बच्ची जवान होकर खड़ी है। मम्मी पहचानेगी कैसे। वह गेट से बरामदे की सीढ़ियों तक आई, तभी दरवाजे का पर्दा हटाकर एक औरत बाहर आई। 13 वर्ष हो गए, फिर भी निशिता को पहचानने में देर ना लगी। अनजाने में ही उसके मुंह से निकल पड़ा, मम्मी। माँ संसार का सबसे निकटतम रिश्ता, जिसके शरीर को निचोड़ कर ही उसका यह शरीर बना है। उसका मन कर रहा था कि मम्मी से लिपट जाए। रेखा नहीं पहचान पाई, सहम कर खड़ी हो गई। आप? आंसू रोक निशिता रुधे गले से बोली, मम्मा मैं निशु हूँ। अपने सामने अपनी प्रतिमूर्ति को देखकर रेखा सिहर उठी, फिर दोनों बाहों में भरकर उसे चूमा। निशु, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी निशिता। निशिता के सामने एक पल में सारा संसार सुनहरा हो गया। माँ कभी बच्चे से दूर नहीं जा सकती। पापा ने बहुत कुछ किया, पर माँ संसार में सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। इतने दिनों के बाद मेरी याद आई तुझे। उन्होंने फिर चूमा उसे। चल अंदर चल, बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। बैग को कंधे से उतारकर नीचे रखा और सोफे पर बैठी। घर में पता नहीं कौन कौन है, वे लोग उसका आना पता नहीं किस किस रूप में लेंगे। मम्मी अपनी है, पर बाकी से तो कोई रिश्ता नहीं। तभी निशिता चौंकी। अंदर कर्कश आवाज़ में कोई गर्जा, 9 बज गए, चाय बनी कि नहीं? बनाती हूँ, निशु आई है ना, इसीलिए देर हो गई। कौन है ये निशु? सुबह किसी के घर आने का ये समय है क्या? धीरे बोलो, वो सुन लेगी। मेरी बेटी है निशिता। माँ के स्वर में लाचारी और घबराहट थी। तुम्हारी बेटी? वो हॉस्टल वाली ना? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, जाने के लिए कह दो। अरे मुझसे मिलने आई होगी, 2-4 दिन रहेगी, फिर चली जाएगी, पर तुम पहले से हल्ला मत करो। मम्मी के शब्दों में अजीब सी याचना और विनती थी। आंखों के सामने उजली सुबह स्याह हो गई। ये उसको नहीं रखेंगे तो अब क्या करेगी? पापा होटल में रख रहे थे, वह फिर भी अच्छा था, किसी की दया का पात्र तो नहीं बनती। रिजल्ट आने में अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, उसके बाद ही तो वह कहीं नौकरी तलाश कर सकती है, पर तब तक का समय हॉस्टल खुला होता तो लौट जाती, वहीं कोई छोटा मोटा काम देख लेती। पर मेरठ तो नई और अनजान जगह है, कौन नौकरी देगा। तभी रेखा ट्रे में रखकर चाय ले आई। पीछे पीछे एक भद्दा जैसा आदमी चाय पीता हुआ लुंगी और बनियान में आ गया। लाल लाल आंखें, मोटे मोटे लटके होठ, डील डॉल मजदूरों जैसा भद्दा हाव भाव। उसकी आंखों के सामने सौम्य भद्र व्यक्तित्व वाले उसके पापा आ गए। मम्मी की
रुचि इतनी विकृत हो गई। छी, चाय ले, ये महेश है मेरे पति। मन ही मन निशिता ने सोचा, ये आदमी तो पापा की चपरासी के समान भी नहीं है। उसने बिना कुछ बोले चाय ले ली। वह व्यक्ति स्वर को कोमल करते हुए कहता है, अरे तुम मेरी बेटी जैसी हो, हमारे पास ही रहोगी। रेखा का चेहरा खुशी से खिल उठा। यही तो मैं कह रही थी, तेरे 2 छोटे भाई भी हैं, अच्छा लगेगा तुझे यहाँ। निशिता उस आदमी की आंखों में लालच और भूख देख सिहर उठी। बिना सोचे समझे वह कहाँ आ गई। मम्मी खुशी से फूली नहीं समा रही। चाय समाप्त कर, चल तेरा कमरा दिखा दूँ, साथ में ही बाथरूम है, नहा धोकर फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता बनाती हूँ, भूख लगी होगी। रेखा बेटी को उसके कमरे में छोड़ आई। माँ के बाहर जाते ही उसने अंदर से कुंडी लगा ली। उसकी छठी इंद्री उसे सावधान कर रही थी कि वह यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। उसका मन पापा का संरक्षण पाने के लिए रो उठा। नहा धोकर निशिता बाहर आई तो 2 काले कलूटे मोटे से लड़के डाइनिंग टेबल पर स्कूल ड्रेस में बैठे थे। निशिता को दोनों एकदम जंगली लगे। महेश नाश्ता कर रहा था। उसे फिर ललचाई नज़रों से देखकर बेटों से बोला, बच्चों, ये तुम्हारी दीदी है, अब हमारे साथ ही रहेगी और तुम लोग इससे पढ़ोगे। फिर पत्नी से बोला, सुनो रेखा, आज से ही टीचर की छुट्टी कर देना। टीचर की छुट्टी क्यों? अब इन बच्चों को ये पढ़ाएगी। 1000 रुपये महीने के बचेंगे तो इसका कुछ तो खर्चा निकलेगा। निशिता ने सिर झुका लिया। रेखा लज्जित हो गई। निशिता ने इससे पहले इतने भद्दे ढंग से बात करते किसी को नहीं देखा था। और मम्मी ये सब झेल रही है, जबकि यही मम्मी पापा का ज़रा सा गर्म मिजाज नहीं झेल सकी और इस बेवकूफ़ के आगे नाच रही है। उनकी ज़रा सी जिद पर चिढ़ जाती थी और अब इन दोनों जंगली बच्चों को झेल रही है और चेहरे पर शिकन तक नहीं। यही मम्मी है कि आज महेश को खुश करने में कैसे जी जान से लगी है, जबकि पापा की नाक में दम कर रखा था। एक खटारा सी मारुति में दोनों बेटों को लेकर महेश चला गया। बच्चों को स्कूल छोड़ खुद काम पर चला जाएगा। लंच में आते समय ले आएगा। रेखा ने फिर 2 कप चाय का पानी चढ़ा दिया। निशिता को अब मम्मी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस समय वह अपने भविष्य को लेकर परेशान थी। तू तो लंबी छुट्टी में कैंप में जाती है, इस बार क्या हुआ? कैंप रद्द हो गया, जहाँ जाना था नक्सलवादी उपद्रव मचा रहे हैं। पापा के पास नहीं गई थी? निशिता को लगा कि हर समय सही बात कहना भी मूर्खता है, इसलिए वह बोली, नहीं अभी नहीं गई। तूने कब से अपने पापा को नहीं देखा? क्या मतलब? हर दूसरे तीसरे महीने हम मिलते हैं। ये सब जानकर रेखा बुझ सी गई। अच्छा, मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से हॉस्टल का खर्चा भी कम नहीं, पापा ने भी कभी हाथ नहीं खींचा। बेटी को अपलक देखती हुई रेखा कुछ पल को रुक कर बोली, अब तो तू अपने पापा के साथ रह सकती है। निशिता ने सीधे मम्मी की आंखों में देखा और पूछ बैठी, क्यों? रेखा की नज़रें झुक गई। उन्होंने मुंह नीचा कर टेबल से धूल हटाते हुए कहा, मेरा मतलब अब पढ़ाई तो पूरी हो गई, तुम्हारे लिए रिश्ता देखना चाहिए। निशिता के मन में कई बातें कहने की इच्छा हुई कि तुम तो बच्ची को एक झटके में छोड़कर चली आई थी, 13 साल में पलटकर भी नहीं देखा, अब बेटी के रिश्ते की चिंता होने लगी। पर अपने को संभाला। इस समय उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। आगे के लिए बैठकर सोचने के लिए एक आश्रय तो चाहिए। अतः वह चुप ही रही। इसके बाद रेखा ने बातचीत चालू रखने का प्रयास तो किया, पर सफल नहीं हो पाई। निशिता उठकर अपने कमरे में चली गई। ठीक 2 बजे महेश अपनी खटारा गाड़ी में दोनों बच्चों को लेकर वापस आ गया। निशिता को फिर अपने पापा की याद आई। वह सारा दोष पापा को नहीं देती है। ढलती उम्र में स्त्री अकेली रह लेती है, पर आदमी के लिए रहना कठिन है। वह कुछ सीमा तक असहाय हो जाता है। पापा का दोष इतना भर है कि अपनी पत्नी से बेटी की बात छिपाई और बेटी से अपने विवाह की, वरना पापा ने पैसों से कभी हाथ नहीं खींचा। मैंने 100 रुपये मांगे तो पापा ने 500 रुपये दिए। साल में कई बार मिलते रहे। मेरी पढ़ाई की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होने दी। उनका व्यवहार अति शालीन है। उनके उठने बैठने बोलने में शिक्षा और सभ्यता साफ झलकती है। इस उम्र में भी वे अति सुदर्शन हैं। एक अच्छे परिवार की उनमें छाप है। और यह भोंडा सा व्यक्ति, छी छी। माँ की रुचि के प्रति
निशिता को फिर से घृणा होने लगी। उसे पूरा विश्वास है कि यह व्यक्ति व्यसनी, व्यभिचारी और असभ्य है, किसी अच्छे परिवार का भी नहीं है। उस व्यक्ति की सभ्यता, शालीनता से परिचय ही नहीं है। पहले मजदूर होगा, अब सुपरवाइज़र बन गया है। इस आदमी के हाव भाव देखकर तो यही लगता है कि यह आदमी मम्मी की पिटाई भी करता होगा, जबकि पापा ने कभी मम्मी पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि मम्मी ही गुस्से में घर में तोड़फोड़ करती थी। अब इसके सामने सहमी सिमटी रहती हैं। अब इस समय निशिता को मम्मी की हालत पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। जो जैसा करेगा उसको वैसा झेलना पड़ेगा। रात को सोने से पहले निशिता ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह चेक कर लिया। उसे मम्मी के घर में बहुत ही असुरक्षा का एहसास हो रहा था। मम्मी का व्यवहार भी अजीब सा लग रहा था। उसने रात खाने से पहले टेलीविज़न खोलना चाहा तो मम्मी ने सिहर कर उसका हाथ पकड़ा और बोली, महेश जी को टेलीविज़न का शोर एकदम पसंद नहीं, इसलिए जब तक वे घर में रहते हैं हम टेलीविज़न नहीं चलाते। असल में फैक्ट्री के शोर में दिन भर काम करते करते वे थक जाते हैं। निशिता तुरंत समझ गई कि टीवी चलाने के लिए इस घर में महेश की आज्ञा चाहिए। मन में विराग का सैलाब उमड़ रहा था। यहाँ आना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अब सही सलामत यहाँ से निकल सके तो अपने जीवन को धन्य समझेगी, पर वह जाएगी कहाँ? उसे याद आया कि इसी मम्मी के सीरियल्स के चक्कर में पापा का मैच छूट जाता था, पर मम्मी टेलीविज़न के सामने जमी रहती थी। इंसान हालात को देखकर अपने को बदलता है, पर इतना, ये समझौता है या पिटाई का आतंक? पूरे दिन माँ यही समझाने का प्रयास करती रही कि महेश बहुत अच्छे इंसान है, ऊपर से ज़रा कड़क तो है पर अंदर से एकदम मक्खन है। उसको चाहिए कि उनसे ज़रा खुलकर मिले जुले, तभी संपर्क बनेगा। निशिता के मन में आया कि कहे, मुझे ना तो यहाँ रहना है और ना ही अपने को इस परिवार से जोड़ना है, तो फिर क्यों इसके लिए खुशामद करूँ। रात को पता नहीं कैसे गलती हो गई कि खाना खाकर अपने कमरे में आकर निशिता को कुंडी लगाने का ध्यान ही नहीं रहा। बाथरूम से निकलकर बिस्तर पर बैठे क्रीम का डब्बा अभी खोला भी नहीं था कि महेश दरवाज़ा धकेल कर कमरे में आ गया। निशिता को अपनी गलती पर भारी पछतावा हुआ। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? पर अब तो भूल हो ही गई थी। उसने सख्ती से पूछा, कुछ चाहिए था क्या? गंदे ढंग से वह हंसा और बोला, बहुत कुछ। इतना कहकर वह सीधे बिस्तर पर आकर बैठ गया। अरे भाई, जब से तुम आई हो हमारा ठीक से परिचय ही नहीं हो पाया। अब समय मिला है तो सोचा जरा बातचीत ही कर लें। निशिता को खतरे की घंटी सुनाई दी। दोनों बेटे सोने गए हैं। मम्मी रसोई समेट रही है, सो उनके इधर आने की संभावना नहीं है। उसके पैरों तले धरती हिल रही है। वह निशिता के नज़दीक खिसक आया और उसके हाथ उसे दबोचने को उठे। निशिता की बुद्धि ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने ये जान लिया था कि इस घर में चीखना बेकार है। मम्मी दौड़ तो आएंगी पर साथ महेश का ही देंगी। निशिता को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा अगर मम्मी उसके सामने ये समझाने का प्रयास करेगी कि ये तो प्यार है, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। महेश की बाहों का कसाव बढ़ रहा था। वैसे भी उसमें मजदूर लोगों जैसी शक्ति है, पर शायद महेश को ये पता नहीं था कि जिसे मुर्गी समझकर वह दबोचने की कोशिश में है, वह लड़की अभी अभी ब्लैक बेल्ट लेकर आई है। हर दिन कैंप से पहले 10 दिन की ट्रेनिंग खुद के बचाव के लिए होती थी। निशिता का हाथ उठा और महेश पल में दीवार से जा टकराया। निशिता उठी। महेश के उठने से पहले ही उसके पैर पूरे ताकत से महेश के शरीर पर बरसने लगे। वह निशब्द थी, पर महेश जान बचाने को चीखने लगा। रेखा दौड़कर आई। वह किसी प्रकार लड़खड़ाता खड़ा ही हुआ था कि रेखा की निशिता के हाथ के एक भरपूर वार से फिर वह लुढ़क गया। थैंक यू पापा। निशिता के मुंह से अनायास निकला। पैसे की परवाह न करके आपने मुझे एक अच्छे कॉलेज में शिक्षा दिलवाई, नहीं तो मैं आज अपने को नहीं बचा पाती। रेखा रोते रोते हाथ जोड़ने लगी। बस कर निशु, माफ़ कर दे, इनके मुंह से खून आ रहा है। मम्मी, ऐसे कुत्तों को जीना ही नहीं चाहिए, दांत पीसकर उसने कहा। बेटी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ कर दे। मौका देख महेश कमरे से भाग गया। रेखा ने निशा का हाथ पकड़कर उसे समझाने का प्रयास किया तो निशिता गर्जी, रुको, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मेरे पापा का जीना तुमने मुश्किल कर दिया था। अच्छा हुआ तलाक हो गया, क्योंकि तुम उस सुख भरी जगह में रहने के लायक ही नहीं थी।
नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहता है। आज से मैं तुम्हारे साथ अपने जन्म का रिश्ता तोड़ती हूँ। निशु, मेरी बात तो सुन। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तो अपने शरीर से घिन आ रही है कि तुम्हारे शरीर से मेरा जन्म हुआ है। तुम वास्तव में एक गिरी औरत हो और तुम्हारी जगह यही है। मम्मी भी बेबस खड़ी देखती रही। उसे मम्मी से भी घृणा हो गई। दिमाग में ज्वालामुखी फट रहा था। उसने जल्दी जल्दी सामान समेत बैग में डाला। जो छूट गया वो छूट गया। घर से निकल पड़ी और टैक्सी पकड़कर सीधे स्टेशन पहुंची। उनसे सारे रिश्ते तोड़कर वो बदहवास स्टेशन की ओर भागी। वो इतनी जल्दी और हड़बड़ी में थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि कौन सी गाड़ी है, कहाँ जा रही है। वह तो भला हो कोच कंडक्टर का, जो इस कोच में उसे जगह दे दी गई। रात भर निशिता बड़ी चैन की नींद सोई। जब आँख खुली तब धूप निकल आई थी। ब्रश तौलिया ले वह टॉयलेट गई। फ्रेश होकर लौटी। बाल भी संवार लिए थे। ऊपर की दोनों सीटें खाली थी। सामने एक बुजुर्ग जोड़ा बैठा था। पति न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और पत्नी कोई धार्मिक किताब। निशिता ने बिस्तर समेटकर ऊपर डाल दिया और फिर सीट उठाकर आराम से बैठी। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो खेत खलिहान, बाग बगीचे, यहाँ तक कि मिट्टी का रंग तक बदला हुआ था। यह निशिता के लिए नई बात नहीं, क्योंकि हर साल वह दूर दूर कैंप में जाती थी। आसाम से जैसलमेर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बदलता रंग ढंग उसने देखा है। राजस्थान की मिट्टी से मेघालय की तुलना नहीं, तो गोवा से चंडीगढ़ की तुलना नहीं। चाय वाले को बुलाकर निशिता ने चाय ली और धीरे धीरे पीने लगी। आरामदायक बिस्तर और ठंडक से अच्छी नींद आई थी, तो शरीर की थकान काफ़ी कम हो गई थी। सामने बैठे बुजुर्ग दंपति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संपन्नता और आभिजात्यपन झलक रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि वे खानदानी अमीर परिवार से है। महिला 58 के आसपास होगी तो पति 62 को छूते। बुजुर्ग दंपति दोनों से ध्यान हटा तो निशा के मन में अपनी चिंता ने घर कर लिया। बोकारो, हाँ यहीं तक का टिकट है, उसे वहीं तो जाना पड़ेगा। पर रेलगाड़ी के डिब्बे से स्टेशन पर लिखा नाम ही उसने देखा है। बाकी शहर से वह एकदम अनजान है। असल में इधर के जंगलों में 2 बार कैंप लगा था, इसलिए वह स्टेशन का नाम जानती है। वहाँ के स्टेशन पर उतरकर वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं। अकेली लड़की होकर होटल में रहे यह उचित नहीं, और इतने पैसे भी नहीं कि महीना भर होटल में रह सके। पापा से कहेगी तो वे तुरंत पैसे भेज देंगे और एक बार भी नहीं पूछेंगे कि इतने पैसों का क्या करेगी। इतना विश्वास तो पापा के ऊपर अब भी है, पर यह उसका भविष्य नहीं है और न ही समस्या का समाधान। उसे अपने बारे में कुछ तो ठोस सोचना ही पड़ेगा। जब तक पापा के विवाह की बात पता नहीं थी तब तक बात और थी। निसंकोच पैसे मांगती, पर अब उनकी असलियत को जान लेने के बाद वह भला किस मुंह से पैसे मांगे। वहाँ टिस्को और टेल्को में लोग लिए जा रहे हैं, पर क्या नौकरी है, कैसी नौकरी है, कुछ तो उसे पता नहीं। फिर कितने दिन पहले आवेदन लिया गया है ये भी तो वह नहीं जानती। इस शहर का नाम जमशेदपुर है। इस इलाके की धरती के नीचे खनिजों का अपार भंडार है। दूरदर्शी जमशेदजी टाटा ने ये देखकर ही यहाँ अपना प्लांट लगाया था। बस इतनी ही जानकारी उसे इस जगह के बारे में है और कुछ नहीं। अब एक ही रास्ता हो सकता है कि उल्टे पैर वह इंदौर लौट जाए। वहाँ इंदौर में जान पहचान के कई दोस्त हैं, कोई कुछ तो जुगाड़ कर ही देंगे। ज़्यादा ना हो सका तो एक छत और भरपेट खाने का हिसाब बन ही जाएगा। थोड़ा समय लगे तो कोई बात नहीं। वहाँ पापा हैं, वे कुछ भी उपाय करेंगे ही। बेटी को रोड पर थोड़े न छोड़ेंगे। उसने मन बना लिया कि वह उल्टे पैर इंदौर लौट जाएगी। इंदौर लौट जाने का फैसला कर लिया तो उसे कुछ चैन पड़ा। मन भी शांत हो गया। चैन से फैलकर वह बैठ गई। बेटी, कहाँ जाओगी? वह चौंकी। मानो चेतना लौटी। जी बोकारो। उसके शांत सौम्य उत्तर से वे दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बहुत प्रभावित हुए। निशिता को ऐसा ही लगा। उन्होंने बात आगे बढ़ानी चाहिए। बोकारो में कहाँ रहती हो? अब निशिता को थोड़ा सतर्क होकर बोलना पड़ा। जी पहले कभी नहीं आई, एक इंटरव्यू है कल। इस बार सज्जन बोले। हाँ हाँ, टाटा कंपनी में काफ़ी लोग लिए जा रहे हैं। तुम नहीं हो, कहाँ रुकोगी? यहाँ किसी अच्छे होटल या गेस्ट हाउस का पता है आपके पास? बुजुर्ग सज्जन ने थोड़ा सोचा, फिर बोले। बेटी, होटल तो इस शहर में बहुत अच्छे हैं, अच्छे भी हैं, पर तुम अकेली लड़की, सुंदर हो, कम उम्र है,
तुम्हारा होटल में रहना ठीक होगा, समय अच्छा नहीं है। बुजुर्ग महिला ने समर्थन किया। नहीं बेटी, एकदम अकेले होटल में रात बिताना ठीक नहीं होगा। पर माँ जी, मेरी तो यहाँ कोई जान पहचान भी नहीं है, क्या करूँ? एक काम करो, तुम हमारे घर चलो। आपके घर? संकोच की कोई बात नहीं है, घर में बस हम दो बुजुर्ग ही रहते हैं और काम करने वाले। तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। कल तुमको इंटरव्यू के लिए हमारा ड्राइवर ले जाएगा। निशिता असमंजस में पड़ गई। देखने में तो दोनों पति पत्नी ही बहुत ही सज्जन और अच्छे घर के लगते हैं, परिपक्व आयु के भी हैं, चेहरे पर निरीह सरलता भी है। पर जो झटका खाकर यहाँ तक वह पहुँची है, उसके बाद एकदम किसी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं। आजकल लड़कियों को फंसाकर बेचने का रैकेट भी सक्रिय है। ऐसे में पर उसका सिर तो पहले ही ओखली में फंस चुका है। मूसल की मार पड़े तो पड़ने दो। निशिता ने फैसला लिया कि वह इनके घर ही जाएगी। नौकरी तो करनी ही है। ये लोग हाव भाव से यहाँ के खानदानी रईस लगते हैं। अगर इन लोगों का संपर्क प्रभावशाली लोगों से हुआ तो ये कहकर उसकी नौकरी भी लगवा सकते हैं। टाटा कंपनी में नौकरी मिल गई तो चांदी ही चांदी। सुना है टाटा की नौकरी शाही नौकरी है। आप लोगों को तकलीफ? बुजुर्ग महिला हंसी और बोली, बेटी पहले घर तो चलो, फिर हमारे तकलीफ के लिए सोचना। हाँ, तुमको संकोच ना हो इसलिए बता दूं कि हमारे 3 बेटा बेटी हैं और तीनों की शादी हो चुकी है। तीनों के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और तीनों पूरी तरह अमेरिका और लंदन में स्थायी रूप से बसे हैं। यहाँ हम दोनों और पुराने नौकर चाकर ही हैं। निशिता का मन ये सुनकर भर आया। अपनों ने भटकने के लिए आधी रात रास्ते पर छोड़ दिया। एक बार उसकी सुरक्षा की बात तक नहीं सोची और ये जीवन में पहली बार देखा। कोई रिश्ता नहीं, फिर भी वे उसकी सुरक्षा के लिए कितने चिंतित हैं। ठीक है अम्मा जी, आपके साथ ही चलती हूँ। अम्मा शब्द का संबोधन सुन वे बुजुर्ग महिला गदगद हो उठी। जीती रहो बेटी, मेरी बड़ी पोती तुम्हारे ही उम्र की होगी, तुम मुझे अम्मा ही कहा करो। माता पिता ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। इस बार सच में निशिता को हंसी आ गई। माता पिता, उनका अपना अपना परिवार उनके संस्कार लेने योग्य है या नहीं वो नहीं जानती। कम से कम निशिता ने तो उनसे कुछ नहीं लिया। ये जो अच्छाई है उसके अंदर, चाहे उसे संस्कार ही समझे, यह सब कुछ उसने पाया है एक अच्छे परिवेश में, अच्छी संस्था की शिक्षा और अनुशासन से। और इसके लिए वह मन ही मन अपने पिता के प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने दोबारा अपना घर बसा लिया है, पर उसके प्रति उनका जो दायित्व और कर्तव्य है उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जबकि उसकी सगी माँ कूड़े की तरह उसको फेंक गई। उसके बाद एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि वो मर गई है या जिंदा है। उसका ध्यान भंग हुआ। वे महिला कह रही थी, आजकल देख रही हूँ कि बच्चे कितने उद्दंड हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करते, शर्म नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। पर करे क्या, झेलना पड़ता है। तुम तो बेटी बहुत ही सभ्य और शालीन हो। मैं हॉस्टल में ही बड़ी हुई हूँ, वहाँ बहुत ही अनुशासन था, तभी अच्छी शिक्षा पाई है बेटी। निशिता ने सोचा नहीं था कि इन बुजुर्ग दंपति का घर इतना बड़ा होगा। वो उनका भव्य मकान देखकर चकित रह गई। यह तो एकदम महल जैसा है। कई बिगों में फैला बाग बगीचा, लॉन और फव्वारा, छोटा सा ताल और उसमें घूमते बड़े बड़े सफ़ेद बत्तखों के जोड़े। अम्मा जी हंसी और बोली, 4 साल पहले छोटा बेटा लंदन से आया था और 6 साल का पोता गांव का घर देखने गया था। वहाँ से बत्तखों का जोड़ा लाया था। देखो ना बेटी, 4 साल में उनका परिवार कितना बड़ा हो गया है। सोच रही हूँ कि 2 जोड़ों को रखकर बाकी गांव भेज दूँ। वहाँ हमारी बहुत बड़ी झील है, उसमें मछली पालन भी होता है। यहाँ से आपका गांव कितनी दूर है? बहुत दूर नहीं, यही कोई 40 किलोमीटर होगा। अब तो रोड अच्छी बन गई है तो वहाँ जाने में समय कम लगता है। आप लोग वहाँ नहीं जाते हैं? निशिता ने पूछा। जाना तो पड़ता ही है, जब फसल बिकती है, बागों का व झीलों का ठेका उठता है। 2-4 दिन रहकर हम फिर चले आते हैं। वहाँ तो इससे बड़ा 2 मंजिला घर है। गहरी सांस ली उन्होंने। सब वक्त का खेल है। सोचा था कि बच्चे यहाँ शहर में रहेंगे और हम दोनों गांव में, बच्चे गांव आएंगे, हम भी यहाँ आते जाते रहेंगे। पर सोचा कहाँ पूरा होता है। निशिता समझ गई कि अनजाने में उसने अम्मा जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। जल्दी से उसने बात पलटी। आते तो हैं सब आपके पास? हाँ आते हैं,
साथ ले जाने की जिद भी करते हैं, पर हमने साफ कह दिया है कि हम अपनी माटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आओ। वे आते हैं, पर उनके पास समय बहुत कम है। इस बुजुर्ग दंपति के घर नौकर नौकरानियों की फौज है और सभी इन दोनों की सेवा टहल अपने सगों जैसा करते हैं। इतने लोगों की ज़रूरत है ही नहीं। पर अम्मा जी ने ही कहा, कहाँ जाएंगे ये बेचारे, यहाँ 2 समय का खाना तो मिल जाता है। हमारा भी समय इनके साथ कट जाता है। बच्चे कभी कभार आते हैं तो ये उनको हाथों हाथ रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं पड़ता। फिर कुछ सोचकर अम्मा जी बोली, बेटी अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम निशिता है। सुंदर नाम है, पर घर का और कोई छोटा नाम। निशिता के आंसू आ गए। आज तक इतने अपने बस से किसी ने उससे बात नहीं की। असल में इंसान को किसी भी चीज़ का मूल्य तब पता चलता है जब वो उससे खो जाती है। जी है, निशु। यही अच्छा है, मैं तुम्हें निशु ही कहूँगी। निशिता मन ही मन हंस पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने समझा है कि वह जीवन भर के लिए उनके पास रहने आई है। वह उठकर कमरे में आ गई। उसका कमरा, बाथरूम और बरामदा इतना बड़ा था कि इंदौर में एक कमरे का फ्लैट बन जाए। निशिता को अब समय मिला कि वह अपने लिए कुछ सोचे, पर कोई दिशा उसको नहीं मिल रही। उलझन में रहते हुए भी एक फैसला तो उसने लिया कि इन लोगों को वो अपनी पूरी सच्चाई बता देगी और पापा को फ़ोन करके अपने बारे में खबर देगी। कुछ भी हो, उनका सहयोग नहीं होता तो अब तक उसका अस्तित्व ही मिट जाता। मम्मी तो उसे कूड़े की तरह फेंक अपने सुख को खोजने चली गई थी। खाने की विशाल टेबल पर बस 3 जन बैठकर घर की बनी कचौरियों के साथ साथ चाय पी रहे थे। बाबूजी ने कहा, मेरे पिता थोड़ा एकांत प्रिय थे। हमारा खेत शहर से कटा हुआ था तो उन्होंने यहाँ अपनी हवेली बनवा ली, पर अब तो शहर फैलते फैलते यहाँ तक चला आया है। इसी तरह की छिटपुट बातों के बीच चाय समाप्त हुई। दोपहर में खाना खाने के बाद निशिता अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि यहाँ इस सज्जन दंपति के संरक्षण में पूरी तरह सुरक्षित है। जीवन में इतनी स्नेह ममता भी उसको कभी नहीं मिली, पर यह ठौर ठिकाना भी कितने दिन का, ये पता नहीं। अब तक तो उसने हॉस्टल का जीवन काटा है। सामान्य जीवन में अभी अभी पैर रखकर जिन परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ा वो बहुत ही भयानक है। एक घर में प्रवेश ही नहीं मिला, दूसरे घर में प्रवेश का इतना बड़ा मूल्य मांगा गया कि उसकी आत्मा ही काँप उठी। माँ संसार में सबसे ज़्यादा अपनी और अच्छी साथी होती है। यहाँ तो माँ ने ही उसे ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। पापा फिर भी उसके लिए सोचते हैं, पर विवश हैं, कुछ कर नहीं पाते। फिर भी पूरी आर्थिक सहायता उन्होंने ही दी है। उनसे संबंध ना तो तोड़ सकती है और ना ही तोड़ेगी। निशिता सोना चाहती है, पर नींद नहीं आई। एक तो दोपहर में उसे सोने की आदत नहीं थी, दूसरी बात कि मन विक्षिप्त है। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अगला कदम कहाँ रखेगी। यह घर, ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। इंसानियत से जो विश्वास उठ गया था, इनको देखकर वह विश्वास फिर से लौट रहा है। पर यहाँ भी वह कब तक टिकेगी? उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद ये उसको आश्रय देंगे या नहीं, ये नहीं समझ पा रही है। वैसे तो इनके घर पर कई आश्रित हैं, पर उनमें और निशिता में ज़मीन आसमान का अंतर है। फ्रेश होकर कमरे से बाहर आते ही देखा कि बरामदे में दोनों पति पत्नी बैठे हैं। उसे देख हंस दी अम्मा जी। आओ बेटी, चाय पी लो। आओ बेटी, चाय आ रही है। मैं कम्मो को तुम्हारे पास भेजी रही थी, बैठो। बेंच की कुर्सियाँ वहाँ पड़ी थी। निशिता भी एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। चाय आ गई। इस बार भी निशिता ने चाय बनाकर उनको दी। बाबूजी ने प्याला उठाया और बोले, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, कितने बजे हैं? ये सुनते ही निशिता का प्याला छलक उठा। असल में टेल्को का दफ्तर यहाँ से दूर है, थोड़ा जल्दी निकलना है। मैं ड्राइवर को बोल दूंगा कल जल्दी आकर गाड़ी तैयार रखे। अब और नहीं, इनको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इतनी चालाकी उसके अंदर नहीं है कि इतनी बड़ी बात छिपा ले। मन और मस्तिष्क पर अपराध बोध का दबाव बढ़ता जा रहा था। बाबूजी, निशिता बोली, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो। अम्मा जी, मैंने आपसे झूठ बोला है, मेरा यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। बुजुर्ग पति पत्नी चौंके। तो फिर इतनी जल्दी क्या थी गाड़ी पकड़ने की? मैं उस जीवन से भाग रही थी जहाँ मेरे सम्मान को भी दांव पर लगा दिया गया था। किसने लगाया? मेरी सगी माँ ने। बेटी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक की पूरी कहानी निशिता ने उन्हें सुनाई। वे दोनों स्तब्ध हो उसकी आप बीती सुन रहे थे। अम्मा जी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने उठकर उसे अपने गोद में खींचा। इतनी सी उम्र में बेटी, तूने इतना सहा है, पर तू चिंता मत कर, शायद हमारा साथ तुमको मिलना था, इसीलिए नियति ने हमें उस गाड़ी और उसी डब्बे में भेज दिया।
कितनी पढ़ी लिखी हो? बीएससी फाइनल की परीक्षा दी है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। पास होने के बाद जहाँ भी जॉब मिलेगी मैं चली जाऊंगी। बाबूजी ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, काम की कमी नहीं है यहाँ, मैं ही तुम्हारी नौकरी का प्रबंध कर दूंगा। हर लड़की को स्वावलंबी बनना चाहिए, पर तुम रहोगी हमारे ही साथ। देखो बेटी, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, ऐसे में बड़ों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम दोनों भी बहुत अकेले हैं, अपने बच्चे तो बहुत दूर चले गए हैं, माता पिता की खोज खबर भी नहीं लेते। ऐसे में जवान बच्चे का संरक्षण हमको भी चाहिए। यहाँ इतने काम करने वाले तो हैं, पर अपना कोई रहे तो हमको बहुत बल मिलेगा। आराम से रहो तुम, आपकी आज्ञा सिर आँखों पर। इतना कुछ है, आंसू पोंछकर अम्मा जी ने कहा। मुझे नए नए व्यंजन बनाने का शौक है, पर खाएगा कौन? तुम रहोगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। चलो, 2-4 दिन में तुमको अपने गांव घुमा कर लाती हूँ। बाबूजी हंसे, फिर बोले, बेटी तुमको जो भी चाहिए वो बेहिचक होकर कह देना। निशिता को संकोच तो हुआ, फिर भी वह बोली, सोच रही थी एक मोबाइल खरीद लूं, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था वो मेरठ में ही छूट गया। अरे आज ही मंगवा कर देती हूँ, अम्मा जी बोली। कोई ज़रूरी फ़ोन करना हो तो घर से फ़ोन कर लो। दूसरे दिन नाश्ते के बाद खुले मन से निशिता अम्मा जी के साथ बात कर रही थी। बाबूजी के पास बिजनेस के सिलसिले में कुछ लोग आए थे। अम्मा जी ने कहा, आज का समाज इतना स्वार्थी, विकृत, आधुनिक, उद्दंड और असहिष्णु हो गया है कि अपने सारे कर्तव्य, उचित, अनुचित और कोमल भावना तक को नज़रअंदाज कर बैठा है। तभी तो देखो ना, 3-3 बच्चों के होते हुए भी हम कितने अकेले पड़े हुए हैं। निशिता ने अम्मा जी के मन की पीड़ा को समझा। वो अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए बोली, क्या करे अम्मा जी, इस देश में काम की कितनी कमी है। क्यों नहीं कमी होगी, तुम ही बताओ। यहाँ किसी को अपने आने जाने की रोक टोक कोई शक्ति कुछ भी नहीं। पड़ोसी देश इस धरती के सबसे बड़े अभिशाप बने हुए हैं। जैसे ही वहाँ थोड़ी असुविधा हुई सीधे यहाँ चले आते हैं। फिर भी जिनकी रोजी रोटी का प्रश्न है वे देश छोड़कर चले जाएं तो देश का उपकार हो। कुछ परिवार संपन्नता का मुंह भी देखे, पर जिनकी यहाँ ज़रूरत है वे जब देश छोड़, गांव छोड़, असहाय माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे लिए दुख की बात तो है ही, देश के लिए भी हानिकारक है। सामर्थ्य रहते भी उनके वृद्ध माता पिता इतने दुखी और हतोत्साहित हो जाते हैं कि उनमें कुछ अच्छा, कुछ कल्याणकारी करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अम्मा जी का हर शब्द निशिता के मन की गहराई में उतर रहा था। अम्मा जी की सोच कितनी उन्नत है। उन्होंने गांव का जीवन, गरीब लोगों का दुख दर्द अपनी आंखों से देखा, मन से अनुभव किया है, पर चाहते हुए भी अपना हाथ नहीं बढ़ा पाती, साहस भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको भी मजबूत हाथों के सहारे की ज़रूरत है और पीछे से साधने वाला कोई नहीं। जब तक 2 मजबूत जवान हाथों का सहारा ना हो, वे कैसे किसी कल्याणकारी योजना में अपना हाथ डालें। फिर समय ऐसा है कि सच्चाई भी चिराग लेकर खोजे नहीं मिलती है। निशिता सोचने लगी। मोबाइल मिलने के बाद निशिता ने प्रिया, जो उसकी अच्छी सहेली थी, को सारी बातें बताकर विनती किया कि रिजल्ट आते ही वह तुरंत सूचना दे। प्रिया उसके लिए परेशान हो गई। वह तो तू न भी कहती तब भी मैं खबर देती, पर ये बता अब तू क्या करेगी? नौकरी तो करेगी ही, उसके लिए बेहतर होगा दिल्ली आ जा। मन इतना विक्षिप्त है कि अभी उधर लौटने की इच्छा नहीं है। रिजल्ट आ जाए तब भविष्य के लिए कुछ सोचूंगी। ठीक है, पर अपने पापा से तू एक बार बात तो कर ले। पापा से बात की थी, उन्होंने कहा कि मेरे जैसी इच्छा है मैं वही कर सकती हूँ। 20,000 रुपये भी भेज दिए हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। चल, तू अच्छे लोगों के साथ सुरक्षित रह रही है, ये मेरे लिए बहुत ही राहत की बात है। फ़ोन करती रहना, मैं भी करूँगी। एक दिन अम्मा जी बाबूजी को गांव जाना पड़ा। झील में पली मछलियों का ठेका उठने वाला है, अम्मा जी ने बताया। साथ में अगली बार जो मछली का बीज पड़ेगा उसकी भी व्यवस्था अभी से करनी होगी। 40 किलोमीटर का रास्ता वे देखते ही देखते 2 घंटे में पार कराए। परिसर में आकर गाड़ी रुकते ही निशिता की आंखें फटी की फटी रह गई। इसमें तो जमशेदपुर की 2 हवेली बन जाएगी, निशिता ने मन ही मन सोचा। कुछ घंटों में उसकी समझ में आ गया कि ये लोग कितने संपन्न हैं। दुख हुआ इनके बच्चों की सोच पर कि वे यहाँ इतना कुछ छोड़ गए हैं और पराये देश में जाकर चाकरी बजा रहे हैं। अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों को विदेशों में जाकर कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं। यहाँ अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहकर देश की समृद्धि में हाथ बटा सकते थे। कितने असहायों को जीने के रास्तों पर ला सकते थे। कितनों को गरीबी रेखा से खींचकर ऊपर उठा सकते थे। पर
अचानक निशिता के मन में आया कि बाबूजी और अम्मा जी अभी शरीर से स्वस्थ हैं, बस थोड़े अकेलापन और डिप्रेशन की लपेट में आ रहे हैं। उनका जीवन भी तो एक तरह से निरर्थक सा हो गया है। उसे जन कल्याण में समर्पित करके सार्थक बनाया जा सकता है। अरे नौकरी ही क्यों, करने के लिए कितना कुछ पड़ा है। उसने फैसला कर लिया कि इन लोगों से बात करेगी। निशिता का प्रस्ताव सुनकर दोनों बुजुर्ग सोचने लगे। अम्मा जी ने कहा, बेटी तुम्हारी योजना बहुत सुंदर है, देश व समाज का उपकार भी होगा। पर बेटी हम डरते हैं, तुम्हारी उम्र अभी कम है। आज ना सही पर कल तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी, तब हम दोनों बुजुर्ग लोग क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे इतना कुछ। बाबूजी ने कहा, हम एक काम करते हैं, तुम्हारी योजना में थोड़ा काट छाट करते हैं। यहाँ अनाथ और वृद्धों की सेवा हो, उसके लिए तुमने यह जो महिला कल्याण और लघु उद्योग निशुल्क शिक्षा केंद्र की योजना बनाई है उसे अभी रहने दो। नहीं बाबूजी, निशिता बोली, हमारी असली काम तो यही है, कहीं मार खाती तो कहीं विदेशों में बिकती असहाय लड़कियों को बचाकर उनको स्वावलंबी बनाकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना, जिससे घर या बाहर कोई आंख उठाकर उन्हें देख ना सके और गरीबी से जूझकर कोई दम ना तोड़ दे। अनाथ और वृद्धों की सेवा सहारा तो हो ही जाएगी। अम्मा जी हंसी और बोली, उस दिन ट्रेन में तुझे डरी सहमी एक लड़की के रूप में देखा था, आज तुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। बाबूजी ने मेरा सिर हिलाया और बोले, उस दिन अग्नि परीक्षा में तप कर ही तो यह शुद्ध सोना बनी है। इसकी सोच बदली, मनोबल बढ़ा और बुद्धि ने जीवन का नया दरवाज़ा खोला। निशिता भी अब इन लोगों से सहज हो गई थी। वह कहने लगी, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के मतभेद, सोच में अंतर के झगड़े तो मिटने वाले नहीं हैं, वे चलते रहेंगे। उससे किसी पीढ़ी के जीवन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। नया खून अपने को नहीं बदलेगा, पुराना खून बेवजह मानसिक शारीरिक कष्ट सहते सहते उन लोगों का रास्ता देखते हुए, फ़ोन का इंतज़ार न करते हुए, उनके कुशल समाचार लेने की प्रतीक्षा न करके अपने जीवन को अपने ढंग से जिए। सामर्थ्य के अनुसार उन लोगों की दुख परेशानी को कम करे, देश समाज का भला हो और अपना मन भी खुशी उत्साह से भरा भरा रहे। एक एक पैसा जोड़कर उन लोगों के लिए जमा करने की मानसिकता समाप्त हो, वह भी उनके लिए जिन्हें उनके प्यार व ममता की और ना ही उनके जमा किए पैसों की ज़रूरत है। दोनों ही निशिता की बातों से मोहित हो गए। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है बेटी। समय, हालात, मार बहुत कुछ सिखा देता है बाबूजी। अभी कुछ दिन पहले तक मैं कुछ सोचती ही नहीं थी। मैं आप लोगों से मिली, जान पहचान के बाद जाकर सोच ने जन्म लिया। अम्मा जी, आप डरो नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तेरी शादी तो मैं ज़रूर करूँगी, करिए, पर शर्त यही रहेगी कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है, उसे ही हम यहाँ रख लेंगे। इसके साथ ही वातावरण में खुशी की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।